So the ground cleared now, and that's it. Australia are the World Cup champions of 1999. Champions of the 2003 World Cup. Australia have won the World Cup of 2007. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसने लगातार 3 वर्ल्ड कप्स को डोमिनेट करके जीता है। उस टाइम पे उस टीम को रोकना इम्पॉसिबल बन चुका था, बट उन सभी वर्ल्ड कप फाइनल्स में एक चीज कॉमन थी और वो थी ऑसी लेजेंड एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग। एडम गिलक्रिस्ट ने तीनों ही वर्ल्ड कप फाइनल्स में काफी अच्छा परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलिया को तीनों ही वर्ल्ड कप में जीत दिलवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड इवन एडम गिलक्रिस्ट एक टैलेंटेड विकेट कीपर होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन भी रहे, जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स तक बनाए हैं। बट उनके डेब्यू टाइम पे ये माना जाता था कि एक विकेट कीपर कभी अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज को जिस प्लेयर ने चेंज करा था वो थे खुद एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को विकेट कीपर की एक न्यू डेफिनेशन बता दी। एक ऐसा प्लेयर जिसे लिया तो गया था टीम में उसकी विकेट कीपिंग की स्किल की वजह से, लेकिन कुछ ही सालों में वो टीम के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन गए एंड फैक्चुअली स्पीकिंग वर्ल्ड के भी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। यह है स्टोरी एडम गिलक्रिस्ट की। It was like opening my eyes. If somebody wants to play cricket, play the way he played. Tough pitch over there though, wasn't it? For us, yes. एडम गिलक्रिस्ट का इंटरनेशनल डेब्यू 25 अक्टूबर 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। Adam Gilchrist is the new wicket-keeper. उस वक्त तक विकेट कीपर्स को लेकर बस यही पर्सपेक्टिव था कि एक विकेट कीपर एक अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता, पर उस टाइम पे इस चीज को मानने वाले लोग ये नहीं जानते थे कि इस पूरे पर्सपेक्टिव को ना ही केवल एडम गिलक्रिस्ट आने वाले कुछ सालों में चेंज करने वाले थे, लेकिन वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में से भी एक बनने वाले थे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एडम गिलक्रिस्ट को टीम में चांस भी उनके मेन विकेट कीपर के इंजर्ड होने की वजह से एक रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, यानी कि गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग की कमी को पूरी करने के लिए टीम में आए थे, ना कि बैटिंग को। और इसलिए डेब्यू करने के बाद भी गिलक्रिस्ट को टीम में फ्रीक्वेंटली बाहर रखा गया, क्योंकि उस वक्त तक बस विकेट कीपर को विकेट कीपर की तरह देखा जाता था और उस टाइम पे आयन हेली वाज बेटर ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट कुछ समय बाद यानी 1997-1998 सीजन में ऑस्ट्रेलिया सिलेक्शन कमेटी ने गिलक्रिस्ट को ओडीआई में एज अ परमानेंट विकेट कीपर सेलेक्ट कर लिया, बट अभी भी गिलक्रिस्ट को एज अ विकेट कीपर ही देखा जा रहा था एंड ऑब्वियसली उनसे बैटिंग में उतनी कोई एक्सपेक्टेशन तो थी ही नहीं, भले ही उनकी बैटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। नंबर 7 पे मौका मिलने के बाद वो बिलो एवरेज ही परफॉर्म कर रहे थे, मगर विकेट कीपिंग की वजह से वो टीम में हर बार सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन इन सभी चीजों को चेंज किया उनकी पहली ओडीआई सेंचुरी ने, जब ट्राई नेशन कप के फाइनल में गिलक्रिस्ट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच विनिंग सेंचुरी जड़ दी थी। इस सेंचुरी के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने अपने करियर की शुरुआत तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर दी थी, मगर अभी एक ऐसा डिसीजन आना बाकी था जिसने ना ही केवल ऑस्ट्रेलियन टीम को बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पूरे तरीके से बदल के रख दिया था। उस टाइम के ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ ने एक ऐसा गैम्बल करने का सोचा जो आगे जाके इंडियन कैप्टन लाइक सौरव गांगुली एंड एम एस धोनी ने भी ट्राई किया था, और वो था किसी भी टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ओपनिंग में प्रमोट कर देना। और ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जब गांगुली या धोनी ने ऐसा किया उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, क्योंकि वो हम सबके ऑलरेडी सामने है ही। स्टीव वॉ ने गिलक्रिस्ट का पोटेंशियल देखते हुए उन्हें ओपनिंग में प्रमोट करने का डिसाइड किया, या फिर हम इसे एक तरह का गैम्बल भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइप का एक्सपेरिमेंट या फिर गैम्बल करना एक नए प्लेयर के करियर का जन्म दे देगा, ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस दिन के बाद एक ऐसे एडम गिलक्रिस्ट की शुरुआत हो चुकी थी जिसे आज के टाइम में हम एक लेजेंड की तरह देखते हैं, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट ने स्टीव वॉ के डिसीजन को गलत साबित ही नहीं होने दिया। पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 बॉल्स में 100 रन की अमेजिंग सेंचुरी। First one-day international 100 for Adam Gilchrist. 1998 के न्यूजीलैंड टूर में टॉप रन स्कोरर एडम गिलक्रिस्ट का करियर अब डिस्ट्रक्टिव मोड में शुरू हो चुका था, और इसके साथ अगर उनकी विकेट कीपिंग की बात करें तो वो तो बेहतरीन थी। स्टंपिंग से लेकर उनके ऑन ग्राउंड रिफ्लेक्सेस तक सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा था। और ना ही केवल गिलक्रिस्ट इंटरनेशनल लेवल की विकेट कीपिंग कर रहे थे, बल्कि अब उनके बैट से भी ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस आ रही थी। उनकी इसी गेम चेंजिंग एबिलिटी को देखकर वो ऑलरेडी इस पॉइंट तक ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट वाइट बॉल विकेट कीपर बन चुके थे। इस सब के बीच 1999 का वर्ल्ड कप आ जाता है, और हम सबको पता ही है कि इस वर्ल्ड कप में ना ही केवल ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्लास डोमिनेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है, बल्कि एडम गिलक्रिस्ट भी अपने करियर की पीक अटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। मई 1999 में खेले गए इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और 12 साल बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करती है। Australia are the World Cup champions of 1999.
इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए मेन कंट्रीब्यूटर शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्राथ तो थे ही, मगर एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस वर्ल्ड कप में टफ सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जितवाए थे। 10 मैचेस में 22.4 की एवरेज से उन्होंने 224 रन बनाए थे। गिलक्रिस्ट ने न केवल वर्ल्ड कप फाइनल में एक शानदार 50 जड़ी, बल्कि साथ में ऑस्ट्रेलिया की इस लेजेंडरी विक्ट्री में साथ भी दिया। अगर हम पूरे टूर्नामेंट में गिलक्रिस्ट की बैटिंग को देखें तो उनके बैट से उतने भी ज्यादा रन नहीं आ रहे थे एंड इवन मेजॉरिटी इनिंग्स में वो फेल ही हो रहे थे। बट ग्रुप स्टेजेस में बांग्लादेश के खिलाफ मस्ट विन मैच में उन्होंने 161 के स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जिता दिया था। एंड देन फाइनल्स में 54 नॉट आउट की इनिंग्स ने गिलक्रिस्ट के उस वर्ल्ड कप बैटिंग कैंपेन को एक डिसेंट कैंपेन बना दिया था। Magnificent shot once more. Gilchrist in top form here. एडम गिलक्रिस्ट की व्हाइट बॉल में इतनी अच्छी फॉर्म को देखकर नवंबर 1999 में उनका टेस्ट डेब्यू भी हो जाता है। We're very fortunate we got Gilly coming in now. एक ऐसे फॉर्मेट में डेब्यू जहां उस पीरियड तक सभी प्लेयर्स टिपिकली स्लोली एंड स्टेडीली पेशेंस के साथ बैटिंग किया करते थे, वहां एडम गिलक्रिस्ट अगले 7 से 8 सालों में इन सब को चेंज करने वाले थे, या फिर अगर एग्जैक्टली कहूं तो टेस्ट क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करने वाले थे। इसलिए एडम गिलक्रिस्ट का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। उनका डेब्यू मैच भी काफी बढ़िया गया, जहां उन्होंने विकेट कीपिंग में 5 कैचेस के साथ 81 रन्स की पार्टनरशिप भी करी एंड उस मैच में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा देती है। जहां उनके डेब्यू मैच में उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं गई थी, वहीं अपने दूसरे मैच में आते ही वो 149 रन्स की एक इम्पैक्टफुल पारी खेल देते हैं। और खास बात ये थी कि उन्होंने ये जो रन्स बनाए थे वो नंबर 7 पर आके बनाए थे, और वो भी जब ऑस्ट्रेलिया एक टफ सिचुएशन में थी। और अब से गिलक्रिस्ट अपना बाकी का टेस्ट करियर नंबर 7 पर ही खेलने वाले थे, जो कि उनके ओवरऑल टेस्ट करियर को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। एडम गिलक्रिस्ट का टेस्ट डेब्यू सीजन वाज स्टेलर, जहां उन्होंने अपने खेले गए सिर्फ 6 मैचेस में 485 रन्स बना दिए विद एन एवरेज ऑफ 69.28। ऐसे अमेजिंग नंबर एक डेब्यूटेंट के, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। दिस वाज समथिंग डिफरेंट। अगले साल यानी 2000 में एडम गिलक्रिस्ट को शेन वॉर्न के एब्सेंस में टीम का वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, क्योंकि शेन वॉर्न उस टाइम पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिर चुके थे। इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम को ये रफ डिसीजन लेना पड़ा था। टीम में वाइस कैप्टनसी की नई पोजीशन मिलने के साथ ही गिलक्रिस्ट 2001 की एशेज में एंट्री करते हैं, जहां पर सबकी होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑस्ट्रेलियन टीम से काफी हाई थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, अगर आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से जाकर पूछोगे कि कौन सी ट्रॉफी को वो सबसे ज्यादा जीतना चाहते हैं, तो उनका अनडाउटेडली आंसर एशेज ही होगा। 119 साल की ये आइकॉनिक राइवलरी न केवल 2 टीम्स के बीच होती है, बट लिटरली 2 नेशंस के बीच होती है, जहां इज्जत और प्राइड दोनों स्टेक पर लगे होते हैं। एंड ये क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी में से एक है। और इसी प्रेशर वाली सिचुएशन में एडम गिलक्रिस्ट ने ऐसे बैटिंग करी कि उस सीरीज को उन्होंने आराम से अपने और ऑस्ट्रेलियन टीम के नाम कर लिया। इस सब की शुरुआत हुई जब पहले ही टेस्ट में गिलक्रिस्ट ने 143 बॉल्स में 106 के स्ट्राइक रेट से एशेज डेब्यू पे 151 रन बना देना। Past 150, it takes him to his highest score ever in Test match cricket. ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं थी। ऑल्सो इस इनिंग ने ये भी प्रूफ कर दिया था कि गिलक्रिस्ट न केवल ओडीआई में बल्कि टेस्ट में भी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं, और इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को किस हद तक हुआ ये तो हम सबको ऑलरेडी पता ही है। सेकंड टेस्ट मैच में 90 रन एंड थर्ड टेस्ट में एज अ कैप्टन उन्होंने टीम को 7 विकेट से जितवा दिया। स्टीव वो एशेज का तीसरा मैच नहीं खेल रहे थे एंड उनके एब्सेंस में गिलक्रिस्ट को टीम का कैप्टन अपॉइंट किया गया। सीरीज के खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने एशेज तो 4-1 से अपने नाम कर ही ली थी, मगर इंग्लिश क्रिकेट टीम और उनके पूरे क्राउड को जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा परेशान किया था वो अनयूजुअल तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जीत तक ले गया था, और वो थे एडम गिलक्रिस्ट। 2001 की एशेज की सक्सेस के बाद गिलक्रिस्ट का फॉर्म 2002 में भी कमाल का रहा था। 2002 में खेले गए 42 इनिंग्स में उन्होंने अमेजिंग 1628 रन मारे थे विद एन एवरेज ऑफ 44। एंड यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये नंबर्स किसी बड़ी टीम के फ्रंटलाइन बैट्समैन के नहीं है, बल्कि एक विकेट कीपर बैट्समैन के हैं, जिसकी टीम ऑलरेडी काफी सारे लेजेंड से भरी हुई थी। इस 2002 की सक्सेस में सबसे बड़ा पार्ट 2002-03 की एशेज का था, जो ऑस्ट्रेलिया ने एज यूजुअल डोमिनेट की थी। सेम एज लास्ट एशेज, इस सीरीज में भी गिलक्रिस्ट ने इंग्लिश बॉलर्स को अच्छा खासा डोमिनेट किया था, और गिलक्रिस्ट तो खेलते भी उस तरीके से थे जैसे कोई ओडीआई मैच चल रहा हो। 55 की एवरेज से 333 रन, और वो भी अपने दूसरे एशेज सीरीज में। एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े लेवल पर यानी एशेज में अपने आप को प्रूव कर चुके थे। टेस्ट क्रिकेट में शुरुआती सालों में सक्सेस मिलने को लेकर एडम गिलक्रिस्ट बाद में बताते हैं कि उन पे 1999 से 2002 तक टेस्ट क्रिकेट में खोने के लिए कुछ नहीं था, जिस वजह से उन्हें हर एक मैच में फ्रीडम मिलती थी। और इस फ्रीडम का फायदा गिलक्रिस्ट ने कैसे उठाया ये तो पूरी दुनिया ऑलरेडी देख ही चुकी है। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारकर बाहर हो गई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली इसी टूर्नामेंट में एडम गिलक्रिस्ट ने रन स्कोर नहीं किए थे, और रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर। मगर इसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में एडम गिलक्रिस्ट ने 40.80 की एवरेज से मैसिव 408 रन बनाकर वो उस टूर्नामेंट के वन ऑफ द हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर तो बने
नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जितवाने में मदद की थी। वो वर्ल्ड कप कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन में से एक माना जाता है और उसका सबसे बड़ा रीजन उनका प्राइम फॉर्म ही था, जिसको लीड उनके कैप्टन रिकी पॉन्टिंग कर रहे थे और उनके बाद खुद एडम गिलक्रिस्ट ही थे। ऑल्दो उन्होंने उस वर्ल्ड कप में कोई सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन उनका रोल उससे कई ज्यादा बढ़कर एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन की तरह हो गया था, और वो भी उस जमाने में जब टीम अभी भी कन्वेंशनल तरीके से ओडीआई क्रिकेट को खेल रही थी। तो गिलक्रिस्ट का 2003 के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना तो काफी लाजमी था, जहां उस दिन रिकी पॉन्टिंग के 140 रन्स ने अकेले ही मैच जितवाकर उस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया के नाम कर दिया था। मगर साथ में गिलक्रिस्ट ने एक सॉलिड 50 भी जड़ी थी, जो कि उनकी सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल 50 भी थी। इस पॉइंट तक आते आते एडम गिलक्रिस्ट पूरे दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे, लेकिन अपनी विकेट कीपिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फेयरलेस एंड अग्रेसिव बैटिंग की वजह से। ऐसा 110 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि एक विकेट कीपर से बाकी सभी टीम्स उसकी बैटिंग की वजह से डर रही हो, और ऐसा खौफ एडम गिलक्रिस्ट ने सभी टीम्स के अंदर बनाया हुआ था। और ऊपर से खुद ऑस्ट्रेलियन टीम भी मैच के बाद मैच डोमिनेट कर रही थी, और ये साफ हो चुका था कि इस टीम को रोकना काफी मुश्किल है। तो एशेज में सक्सेसफुली परफॉर्म करने के बाद उनका अगला चैलेंज टीम इंडिया से था, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 2003-04 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जितनी इंडियन टीम के लिए अच्छी गई थी, उससे कई ज्यादा शॉकिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए गई थी। सीरीज 1-1 से ड्रॉ जरूर हुई थी, लेकिन गिलक्रिस्ट उस सीरीज में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। इवन चारों टेस्ट मैचेस में उन्होंने एक 50 तक स्कोर नहीं करी थी, विच इज रियली शॉकिंग, क्योंकि उस टाइम पर गिलक्रिस्ट न केवल ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप का एक कोर पार्ट थे, बल्कि जिस हिसाब से वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी बैटिंग स्टाइल से आग लगा रहे थे, जो भी सीरीज से एक्सपेक्ट किया गया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इवेंचुअली वो पीरियड एडम गिलक्रिस्ट के लिए टेस्ट क्रिकेट में उतना खास नहीं था, मगर ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने अपनी फॉर्म बरकरार रखी थी। 2004 तक आते आते गिलक्रिस्ट का टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म काफी लो हो चुका था, एंड इट वाज नॉट इवन अ शॉक, क्योंकि जिस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया को कन्विंसिंगली जीत जाना चाहिए था, कंसिडरिंग कि वो किस फॉर्मेट में थी उस सीजन, वो सीरीज न केवल 1-1 से ड्रॉ हो जाती है, बल्कि गिलक्रिस्ट का उस सीरीज में ना परफॉर्म करना उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। और इसी सब के बीच 2004 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर से आ गई, और इस बार गिलक्रिस्ट के लिए वो ना ही केवल एक चैलेंज था, बल्कि उससे ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी भी थी। उस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें और वर्स हो गई थी, जब खुद इनफॉर्म रिकी पॉन्टिंग को इंजरी के चलते बीच टूर से बाहर होना पड़ा, और टीम में बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गिलक्रिस्ट के पास आ चुकी थी। एंड इस अपॉर्चुनिटी को गिलक्रिस्ट ने बखूबी पूरा किया। पहले टेस्ट में मैच विनिंग सेंचुरी मारने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज 2-1 से जीत गई और कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए। ऐसा 1969 के बाद पहली बार हो रहा था कि इंडिया अपने घर पे कोई टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारी हो, और ये सब हुआ एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी में, जिनका खुद टेस्ट करियर उस टाइम पर उतना अच्छा नहीं जा रहा था। मगर इस सीरीज ने गिलक्रिस्ट की रेपुटेशन को तो काफी सही किया ही, लेकिन साथ में उनके टेस्ट करियर को एक रिवाइवल भी दे दिया था। इंडिया को उन्हीं के घर पे टेस्ट सीरीज में हरा देना, हम सबको ऑलरेडी पता ही है कि इंडिया को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज पे हराना कितना मुश्किल है, बट ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज आराम से जीत ली, और साथ में 2003-04 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी एक स्वीट रिवेंज ले लिया था। एंड ये सब कुछ हो रहा था एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी में। 2005 की एशेज तो आप सभी को याद ही होगी, जहां राइवलरीज अपने पीक पर जा चुकी थी, और इंग्लैंड 2-1 से वो हिस्टोरिक सीरीज जीतकर ऑस्ट्रेलिया की 16 साल की एशेज डोमिनेंस को खत्म कर देती है। सभी ऑस्ट्रेलियन लोग, यानी कि ऑस्ट्रेलियन फैंस, मीडिया एंड इवन खुद प्लेयर्स भी काफी डिसअपॉइंटेड थे। एंड उस सीरीज में भी गिलक्रिस्ट के बैट से बिल्कुल भी रन्स नहीं आए थे, और खेले गए 5 टेस्ट मैचेस में वो केवल 22.67 की एवरेज से 181 रन ही बना पाते हैं। जब भी गिलक्रिस्ट किसी टेस्ट सीरीज में अंडर परफॉर्म करते थे, तब ऑस्ट्रेलियन टीम पे उसका इम्पैक्ट साफ साफ रिफ्लेक्ट होता था। फिर चाहे हम बात करें 2003-04 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की या फिर 2005 की एशेज की, दोनों ही आइकॉनिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी। लेकिन गिलक्रिस्ट के परफॉर्म ना करने की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी, और जिसका रिजल्ट हम साफ साफ देख ही सकते हैं। एडम गिलक्रिस्ट खुलकर अपने क्रिकेटिंग करियर का वर्स्ट टाइम कहते हैं। एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग डिड गो रॉन्ग फॉर अस, and for me personally, it was an experience that would leave me with a trauma that took 2 years to heal. एडम गिलक्रिस्ट जैसा बैट्समैन जिसने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आते ही विकेट कीपर्स का स्टैंडर्ड अलग लेवल पे सेट कर दिया हो, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाए, ये साफ साफ बताती है कि गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। हालांकि वो ओडीआई फॉर्मेट में एज यूजुअल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। 2003 से 2005 तक गिलक्रिस्ट का ओडीआई एवरेज 40+ था और स्ट्राइक रेट भी 105 से ज्यादा का था, जो कि ये बताता है कि गिलक्रिस्ट का ओडीआई फॉर्म डिप नहीं हुआ था। इस दौरान उन्होंने 4 सेंचुरीज और 16 हाफ सेंचुरीज भी बनाई थी,
जिसमें एक वर्ल्ड कप विक्ट्री भी शामिल है। एक और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आ जाता है और वो थी 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी। इस चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया होस्ट कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया पिछली कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, मगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ डिफरेंट होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने न केवल शानदार तरीके से उस टूर्नामेंट को जीता, बल्कि एडम गिलक्रिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड टॉप स्कोरर बने थे। एंड देन आती है 2006 की एशेज, which was not so different। इस वाली एशेज में उन्होंने पिछले गए खराब टेस्ट फेज को भुलाकर काफी अच्छा परफॉर्म किया और उनके टेस्ट करियर का पीक मोमेंट तब आया जब उसी सीरीज के थर्ड टेस्ट मैच में गिलक्रिस्ट ने 57 बॉल्स में टेस्ट 100 मार दी। Yes, you heard it right। जो बैट्समैन अपनी बैटिंग से विकेट कीपर्स का स्टैंडर्ड चेंज कर चुका था, उसने एक बार फिर से अपनी वर्ड टेस्ट क्रिकेट में प्रूव कर दी थी। और ये 100 कोई छोटी मोटी सीरीज में नहीं आई थी, बल्कि द मोस्ट आइकॉनिक वन एशेज में आई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को 5-0 से व्हाइट वॉश कर लिया और गिलक्रिस्ट का टेस्ट करियर वापस से ट्रैक पर आ चुका था। उन्होंने इस सीरीज में 45 की एवरेज से वॉपिंग 229 रन्स बनाए थे और मजे की बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर का था। देन आता है 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप। जिस क्रिकेट फैन ने वर्ल्ड कप देखा होगा उन्हें ये जरूर याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया कितनी डोमिनेटिंग तरीके से ये वर्ल्ड कप खेलती है और डोमिनेटिंग अंदाज से ये अपना थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत जाती है। एडम गिलक्रिस्ट का भी ये तीसरा वर्ल्ड कप था और फाइनल में 149 रन्स की अमेजिंग पारी खेलकर वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी बन जाते हैं। वर्ल्ड कप हर एक क्रिकेट फैन और प्लेयर के लिए एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है और इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि गिलक्रिस्ट ने पूरा करके दिखाया था। गिलक्रिस्ट की इस आइकॉनिक इनिंग ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फाइनल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जो कि इससे पहले हुए 2003 के वर्ल्ड कप में उनके टीममेट रिकी पॉन्टिंग ने बनाया था। नॉट जस्ट इन द फाइनल बल्कि पूरे टूर्नामेंट में वो बेहतरीन फॉर्म में थे और फाइनल में इस तरह से बैटिंग करके उन्होंने अपनी लेगेसी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब अगर हम उनके रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स की बात करें तो गिलक्रिस्ट के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि उनके खेले गए तीनों वर्ल्ड कप्स को ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छे से जीता था और तीनों वर्ल्ड कप फाइनल्स में उन्होंने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया था, जो कि किसी और प्लेयर ने आज तक नहीं किया है। ओडीआई फॉर्मेट के साथ साथ उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी काफी अच्छे रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बाय एन ऑस्ट्रेलियन, एंड जब वे रिटायर हुए तब सबसे ज्यादा छक्के भी टेस्ट क्रिकेट में उन्हीं के नाम थे। 100+ टेस्ट सिक्सेस मारने वाले गिलक्रिस्ट ने कई विकेट कीपिंग रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जैसे कि सेकंड मोस्ट डिसमिसल इन टेस्ट क्रिकेट एज अ विकेट कीपर विद 416, 37 कैचेस जो कि टेस्ट क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट है, एंड 27 डिसमिसल इन अ सीरीज, एंड साथ में मोस्ट कैचेस इन अ सीरीज व्हिच वर 26। एंड इसके साथ उन्होंने कुछ अवार्ड भी अपने नाम किया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि उन्होंने 2003 और फिर 2004 में भी जीता था, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2002, एलन बॉर्डर मेडल इन 2003। I would like to say is thank you. 2008 किसी भी सीरीज हारने के बाद उन्होंने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का डिसाइड किया। Hi, I'm Adam Gilchrist. I'm 36 years old, a left-hand batsman and a wicketkeeper. What an ovation when he came out. It's a tribute to a champion player. और अपना करियर 15,491 रन्स और 91.64 की इमेंस स्ट्राइक रेट के साथ एंड कर दिया। Thanks to my family and friends and to the many fans all around the world and around Australia in particular. Thank you for. He will always be one of those ambassadors of the sport who actually glorified how this game is a gentleman's game. हालांकि वो 2007-8 वाला इंडिया का टूर काफी कंट्रोवर्शियल तो था ही, मगर तब तक गिलक्रिस्ट को जो क्रिकेट में अचीव करना था वो गिलक्रिस्ट ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। टेस्ट क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट वीरेंद्र सहवाग के बाद सेकंड हाईएस्ट था। उनके टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स को देख के हम इतना बता सकते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन के बिना ऑस्ट्रेलिया वो डोमिनेटिंग टीम नहीं बन पाती जो वो बन पाई थी। गिलक्रिस्ट was impossible to bowl. And he became one of the finest cricketers of our generation. And it's a fact कि गिलक्रिस्ट के रिटायरमेंट वाले पीरियड को ही उस डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया का सनसेट भी कहा जाता है। एट द एंड हम सबको पता है कि एडम गिलक्रिस्ट एक अच्छे बैट्समैन होने के साथ साथ एक आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर भी थे, जिसने एज अ विकेट कीपर वो सब करके दिखाया जो सदियों में फ्रंट लाइन बैट्समैन ही करते थे। And we can say he changed the perspective of looking at wicket keepers. Adam Gilchrist will always go down as the guy that made all wicket keepers around the world go, oh no. And showed the whole world. Because they all had to bat like him. How a wicket-keeper batsman can look like. I think he was one of the main reasons for the success of that brilliant Australian side he played. Adam Gilchrist disappearing off the ground. Listen to the cheer. Well, that's it for the video. अगर रिकी पॉन्टिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो।
अगर इंडियन टीम के वर्स्ट कोच ग्रेग चैपल के बारे में वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।